नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें लेसन 1 प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित 25 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव का डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, जो यूजर्स नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये साइंस का पहला वीडियो है क्लास 10th का, और ये सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशन के लिए। ये जो भी हम प्रश्न लेकर आए हैं ये सब आपको एग्ज़ाम में एक दो बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। और इसका आप नोट्स अगर बना सकते हैं तो नोट्स बनाकर भी पढ़ें। और नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम समझते हैं अगर एक दो बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है। चलिए दूसरा प्रश्न जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? तो याद रखिएगा, एक रोमर नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रकाश की चाल निर्धारित किया था। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा 3 दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए 3 दर्पण है, समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक होता है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के द्वारा भी कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन अगर रहता है कि अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक, और काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। और कौन सा दर्पण है जिससे दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। यानी अगर वस्तु ऐसा रहेगा तो प्रतिबिंब भी आपको ऐसे बने, माने सीधा बनेगा। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। तो 4 का आंसर ए हो गया। और 5 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो 4 और 5 का आंसर हो गया आपका। 4 का आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। देखिए किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये एक्चुअली ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आ गया है, लेकिन फिर भी याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह स्नेल का जो नियम होता है, म्यू साइन म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो यह स्नेल का नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की इसमें देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहीं आधी लग जाता है तो कहीं दुगनी लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए हिंट्स लिख दिए, एफ बराबर r/2 होता है। ये एफ क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि अगर वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए तो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी हमेशा आधी होती है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे, फोकस दूरी r/2 होता है तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की होती है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपका
नेक्स्ट, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो जो दूसरा नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आर्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। चलिए, नौवां प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तन सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए अभी बताएं, एफ बराबर r/2, और आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी तो r का मान पूछ रहा है, तो ये दो गुना हो जाए तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंट भी दे दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए, 12 नंबर है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ए बराबर r/2, ठीक है, या r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो देख लीजिए, r बराबर 2f इसमें भी ये है, और f बराबर r/2 ये भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। और ये जो होता है, आप आगे पढ़िएगा, ये जो होता है लेंस सूत्र होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि लेंस सूत्र होता है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। याद रखिए, दर्पण सूत्र में प्लस और लेंस सूत्र में माइनस, और भी पहले होता है। 14 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, बड़ा प्रतिबिंब एक ही दर्पण है आपको समतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जबकि अवतल दर्पण में बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब अभी डिस्कस कर रहे थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और समतल दर्पण से कैसा? बराबर। उत्तल दर्पण से कैसा? छोटा। ठीक है। और अवतल दर्पण से दोनों तरह का प्रतिबिंब। चलिए, 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो देखिए, यहाँ पे 3 केस पढ़ना रहता है कि अगर जो है अवतल दर्पण है, मान लेते हैं इसके अगर समानांतर आती है तो एफ से जाएगी। समानांतर किरण अगर मुख अक्ष के समानांतर है तो एफ से जाएगी। ठीक है। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, यही क्वेश्चन है आपका, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरेगी। और ठीक है, अब यहाँ पे अगर एफ से होकर कोई किरण जाती है तब किधर से जाएगी? तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर। और यदि सी से अगर जाएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ? सी से ही गुजरेगी। मतलब कि अगर सी से कोई किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किधर जाएगी? तो सी से ही निकलेगी। और एफ से अगर जाएगी तो मुख अक्ष के समानांतर। और यदि मुख अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? मुख फोकस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो एफ से गुजरेगी। अब देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है कि आखिर हजामती जो दर्पण होता है उसमें चेहरे को कहाँ पे फोकस किया जाता है? तो ये पी और एफ के बीच में वस्तु रखा जाता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब यहाँ पे रहेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जिसके कारण कहाँ पे चेहरे को फोकस किया जाता है? पी और एफ के बीच में। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा,
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है। अब देखिए साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है। तो जो गाड़ी के साइड मिरर रहता है, बगल में जो ड्राइविंग सीट के बगल में जो दर्पण लगा हुआ रहता है, उसमें कौन सा दर्पण रहता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण रहता है उसमें। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। अब देखिए आगे है 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण। क्योंकि देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब ऐसा बनता है, ये किरण आया तो यहाँ से टकराया और फिर वापस चला गया। इसको थोड़ा सा पीछे खींचते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे खींचते हैं इस प्रकार से। तो ये जो बना, तो जितना बड़ा वो ये वस्तु है उसका प्रतिबिंब इतना बनता है। मतलब ये अगर 5 मीटर का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर है तो 5 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। अगर ये 2 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 2 फीट का बनेगा। ठीक है। तो किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण क्या है? समतल दर्पण है। वह दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। अभी बताएं, जब वस्तु के बराबर हमेशा होगा तो वह दर्पण कौन होगा? समतल दर्पण होगा। अब देखिए दंत 22 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर लोग जो दर्पण रखते हैं, ठीक है, दांतों का चेकअप के लिए, नाक कान गला इत्यादि के चेकअप के लिए जो है दर्पण कौन सा यूज करते हैं डॉक्टर, तो वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है आपका हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का, सोलर कुकर के निर्माण में किया जाता है, फिर टॉर्च में अवतल दर्पण होता है। ठीक है। तो ये सब जो है याद रखिएगा, हजामती दर्पण के रूप में और दंत विशेषज्ञ के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन आवर्धन का सही सूत्र है। तो आवर्धन बराबर, ये बी आंसर सही हो जाएगा, एम बराबर माइनस भी बटा यू। आवर्धन कहते किसको हैं? तो आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लेते हैं कि एच डैश है, एवं वस्तु का ऊंचाई मान लेते हैं एच है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे एम से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो एम बराबर एच डैश बटा एच और आगे प्रूफ होता है माइनस भी बटा यू। तो आप दोनों याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और एच एम बराबर एच डैश बटा एच या माइनस भी बटा यू, सीधा याद रखिएगा आता है। अब यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि आवर्धन का दो मान होता है, एक प्लस होता है और माइनस होता है। अगर माइनस होगा एम का मान तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है। और यदि प्लस होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। तो उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और यदि आवर्धन पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा और काल्पनिक बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। और प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है कि उगते एवं डूबते सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। एक क्वेश्चन और आता है प्रकीर्णन से कि प्रकीर्णन का कारण क्या है। तो प्रकीर्णन आखिर है क्या? तो प्रकीर्णन देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों पर पड़ता है तो ये धूलकण क्या करता है? प्रकाश के कुछ ऊर्जा को कुछ समय के लिए अवशोषित कर लेता है एवं कुछ समय बाद इसे चारों ओर विकृत कर देता है, फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, उगते एवं डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना और समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। तो ये प्रकाश के
परावर्तन के कारण होता है, सॉरी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये था आपको सब इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है, ये आप इसे अच्छे से याद कर लें, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो यूजर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन जो है, सब्सक्राइब बटन जो रेड रंग का है उसको क्लिक कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो है आपको जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।